दोस्तों, शुभ प्रभात, नमः संस्कृताय। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि स्वर के बारे में हमने बताया, महस और सूत्र के बारे में बताया और कुछ प्रत्याहार के बारे में भी हमने चर्चा की। तो उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। 3 दिनों तक आप लोगों की क्लास नहीं मिल पाई, इसके लिए मुझे खेद है। आगे की क्लास ऐसे चलती रहेगी, हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर देने का। चलिए आगे चलते हैं। हम आगे देखते हैं कि हमने स्वर की बात कर दिया था कि स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? अच कहा जाता है। अच के बारे में हमने आपको बताया था कि सभी प्रकार के जो स्वर होते हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सभी स्वरों को हम अच कहते हैं। हमने आपको बताया था उसमें कि जो संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है टोटल वो 9 होती है और मूल जो होते हैं वो 5 होती है। इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया था। हमने इसको बताया था स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं वही क्या होते हैं? स्वर होते हैं। चलिए आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं। इसी स्वर में थोड़ा सा एक चीज और बच गया था, ध्यान दीजिएगा मित्रों। जो आ, ई, उ और री, आ, ई, उ और री, यह जो संस्कृत में होते हैं यह टोटल 18 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं मित्रों? 18 प्रकार के होते हैं। री, ए, ऐ, ओ, औ, यह जो होते हैं मित्रों ये 12 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 12 प्रकार के। तो कभी कभी एक प्रश्न ये भी पूछ जाता है कि री और री दोनों मिलाकर के कितना होगा? तो 18 और 12 अगर आप जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। ये भी कभी आपसे पूछा जाता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। इसको कहीं आप नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा है। चलिए आगे चलते हैं। हम व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजनों की बातें हम करते हैं, व्यंजनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए अगली पॉइंट जो होगी वो आपकी व्यंजन की होगी। किसकी होगी मित्रों? व्यंजन की होगी। व्यंजन की होगी। किसकी होगी? व्यंजन की होगी। चलिए व्यंजन के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो व्यंजन के बारे में अगर हम चर्चा करने की बात कहें तो व्यंजन के बारे में आप देखिए, ऐसे ही आपका लिखा जाएगा व्यंजन। चलिए अगर व्यंजनों को देखा जाए तो व्यंजनों को जो रखा गया है वो मूलतः हल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया। हमने आपको बताया था कि शुरुआत के 4 सूत्र जो होंगे वो स्वर के सूत्र होंगे, बाकी जो 10 बच रहे हैं 14 महस और सूत्रों में वो हल प्रत्याहार होते हैं। और हल प्रत्याहार जो होते हैं इसके अंतर्गत जो आने वाले सूत्र हैं उनकी संख्या कितनी बचती है? 10 बचती है। 14 होते हैं, 4 जो है वो स्वर के निकल जाएंगे और जो 10 होंगे वो व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। चलिए इनमें हम ध्यान देते हैं। अच्छा, अगर व्यंजन की परिभाषा की बात किया जाए तो व्यंजन की परिभाषा होती है अनवग भवति व्यंजनम। यह है इसकी परिभाषा, अनवग भवति व्यंजनम, अर्थात ऐसे वर्ण जो किसी न किसी स्वर की सहायता से बोले जाएंगे वह व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए इसको हम आप परतंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यह किसी न किसी स्वर की सहायता से बोला जाएगा। जैसे यह का लिखा गया, यह व्यंजन आपका नहीं है। व्यंजन जो होगा वो क से जब स्वर निकल जाएगा तो यह आपका व्यंजन है। जो शुद्ध व्यंजन होते हैं वह क होते हैं। अच्छा, खा भी अगर लिखा गया तो इससे भी क्या निकलेगा? ये ह्रस्व अ निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो व्यंजन है वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, वो किसी न किसी स्वर की सहायता से जरूर बोले जाते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब अगर आपसे शुद्ध व्यंजन की बात किया जाए तो शुद्ध व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो हलंत्यम के साथ होते हैं, वो हलंत जरूर लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क हो गया, ये आपका च हो गया, यह आपका ट हो गया, यह आपका त हो गया, यह आपका प हो गया। यही क्या है? यही आपके पूर्णतः शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं। शुद्ध यही व्यंजन वर्ण होते हैं कि जिसका प्रयोग आप संस्कृत में प्रायः करते हैं।
चलिए आगे की तरफ चर्चा करते हैं। हम व्यंजनों के बारे में आपको बता रहे हैं कि व्यंजन होते कितने हैं। देखिए मित्रों, जो आपका संयुक्त व्यंजन है जिसमें छ, त्र, ज्ञ, श्र आते हैं, इसका जिक्र माहेश्वर सूत्र में नहीं किया गया है। इसका जिक्र माहेश्वर सूत्र में नहीं किया गया। टोटल आप जब देखेंगे तो उसमें उसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी होगी? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। चलिए चारों पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रकार का जो व्यंजन होगा जिसको आप क्या नाम देते हैं? अस्पर्श व्यंजन देते हैं। हिंदी में भी होते हैं अस्पर्श व्यंजन, संस्कृत में भी होते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो इसको जो कहा जाता है कादयो, इसको जो कहा जाएगा कादयो मावसानाः अस्पर्शाः। ये मित्रों इसकी परिभाषा ये होगी कादयो मावसाना स्पर्शाः। कहने का मतलब ये है कि जो आपके व्यंजन में जो आपके वर्ग होते हैं उनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। पांचों प्रकार वर्ग को हम क्या कहते हैं? का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। इसी को कहीं कहीं कु, चु, टू, तु, पु। एक सूत्र मिलेगा मित्रों आपको, कु, चु, टू, तु, पु, एते उदितः। कु, चु, टू, तु, पु, एते उदितः। जो इसमें उ लगा हुआ है सब में, इसको हटा करके इसको हम किस वर्ग में कैसे बना देते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्ग कितने होते हैं तो वर्ग 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और यही जो 5 वर्ग हैं यही अस्पर्श व्यंजन के वर्ग कहलाते हैं। अगर इनकी संख्या की बात किया जाए, मिटाएं इसको, अगर इनकी संख्या की बात किया जाए तो ये जो 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। जैसे अगर कहीं कु लिखा गया, ये कु को क भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चु को च भी लिख सकते हैं, टू को ट, टू को ता, पु को प लिख सकते हैं। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया है। तो कु इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ। ये आपके जो है 5 वर्ण हुए। और 5 वर्ण जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं? कु वर्ग के अंतर्गत रखे गए। तो ऐसे च के च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कहने का मतलब है एक वर्ग में अगर 5 अक्षर हैं तो ये टोटल वर्ग कितने हो गए? 5। और एक वर्ग में 5 अक्षर, तो 5 गुणे 5 बराबर 25। यही टोटल अस्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाती है। मित्रों यही अस्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। पहला प्रकार जो होगा स्पर्श व्यंजन का, जिसे आप कहेंगे कादयो मावसानाः स्पर्शाः। पढ़ना जरूर होगा, यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आपकी जीवा टूटेगी नहीं। जीवा आपकी टूट जाएगी तो संस्कृत आपकी भी आसान हो जाएगी। कादयो मावसानाः स्पर्शाः। तो इस प्रकार से देखेंगे कि यह स्पर्श की बात हो गई। चलिए उसके बाद दूसरा जो इसका प्रकार होगा, दूसरा प्रकार होता है अंतस्थ व्यंजन। क्या होगा मित्रों? अंतस्थ व्यंजन। क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? यणो अंतस्थाः। ये जो होगा ये इसकी परिभाषा हो गई। यणो अंतस्थाः। तो इसको देखेंगे, इसमें यण प्रत्याहार दिया गया। देखिए यणों का मतलब है यण प्रत्याहार। यण के अंतर्गत आने वाले वर्ण भी क्या हो जाएंगे? आपके वही आपके पूरे के पूरे अंतस्थ हो जाएंगे। तो यण के अंतर्गत मित्रों कौन कौन आता है? या आता है, व आता है, र आता है, ल आता है। ये यण के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देना है। अंतस्थ व्यंजन की बातें हमने किया। यणो अंतस्थथा है तो य व र ल इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हीं य व र में इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? अर्ध स्वर कहा जाता है। बहुत अच्छे से आपको समझना है, इतने अच्छे से समझना है कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो जाने नहीं पाए।
चलिए ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया। चलिए मित्रों, इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए मिटाएं, अगला चलते हैं। अगला जो होगा, अभी 2 प्रकार हुए हैं, अभी 2 बाकी हैं, बंद कर लीजिए। अभी 2 प्रकार हुए हैं, चलेगा, चलो अभी 2 प्रकार हुए हैं। चलिए अब आगे की प्रकार की बातें करते हैं कि अगला जो होगा, जो तीसरा प्रकार होगा, वो होगा ऊष्म व्यंजन। क्या होगा मित्रों? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की जो परिभाषा होगी वो आपकी होगी शलह ऊष्माणः। शलह ऊष्माणः। हमने आपको मित्रों चर्चा किया था कि जब आपको हम माहेश्वर सूत्र बता रहे थे, उस समय हमने आपको बताया था कि शल क्या होता है, हल क्या होता है, यड़ क्या होता है। ये सब के सब प्रत्याहार हैं जो कि इनके अंदर वर्ण छिपे होते हैं। तो शलह ऊष्माणः को देखेंगे कि सल के अंतर्गत कौन आएगा। तो आपको, आप जब पढ़ते हैं कि 13वां 14वां सूत्र स स स र और हल, ये जब आप पढ़ते हैं तो लास्ट वाले को छोड़ दिया जाता है, तो स स स ह, मतलब तीनों श, जिसमें आपके तालव्य, मूर्धा, दंती और ह आपका होता है। तो कहने मतलब श, स और ह, ये जो 4 वर्ड होते हैं, इन्हीं को शल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं मित्रों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 14 नहीं बोलेंगे वैसे पूरे न पाए। हाँ चलिए आगे चलते हैं अगले वाले की। हाँ अगला वाला जो होगा वो संयुक्त होगा। क्या होगा? संयुक्त होगा। क्या होगा? संयुक्त होगा। संयुक्त, इसी संयुक्त को ही मिश्रित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? संयुक्त को ही मिश्रित भी कहा जाता है। तो अब इसके अंतर्गत जो आएंगे छ, त्र, ज्ञ, स्त्र, ये 4 प्रकार के जो आपके संयुक्त अक्षर हैं, यह किससे मिलकर बना है? ये किससे? कभी कभी ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, ये क और षष्ठी स से मिलकर बना। कभी कभी तो ये भी आपका अक्सर इतना ही एग्जाम में दिया जाता है, लेकिन इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क भी लिख सकते हैं, षष्ठी स को भी अगर आधा करेंगे तो यहाँ से आने, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता। तो इसी प्रकार आधा ता और र होगा, इसको भी आधा ता र और आ कर सकते हैं। ये आधा, ये जा होगा और या होगा, तो इसको मिलाएंगे जा, या से आ होगा। इसको आधा श होगा, र होगा, आधा श, र और आ। इस प्रकार से भी आप लीजिए। तो कहने का मतलब ये 4 प्रकार के आपके व्यंजन हो गए। 4 प्रकार के व्यंजन में पहला स्पर्श व्यंजन कादियो मावशाना स्पर्शा, दूसरा अंतस्थ व्यंजन यड़ो अंतस्थ था है, उसके बाद तीसरा ऊष्म शलह ऊष्माणः है, उसके बाद चौथा आपका होगा संयुक्त व्यंजन या मिश्रित, जिसमें छ, त्र, ज्ञ और श्रवण है। चलिए मित्रों आगे की बातें करते हैं। आगे देखा जाए, अच्छा आगे अगर देखा जाए अयोगवाह कितने, ध्यान देना, ये भी प्रश्न आपके यूपी टेट वाले मित्र दोस्त ये सब ध्यान देंगे। इसमें पूछा गया अयोगवाह। हिंदी में अयोगवाह 2 होते हैं, जबकि संस्कृत में अयोगवाह की बात किया जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। पूछा गया क्वेश्चन 4 होगी। कितनी होगी मित्रों? 4 होगी। 4 होगी तो ध्यान दीजिएगा, अंग, आह, ये अनुस्वार, ये विसर्ग, इसको क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। यही हिंदी में भी होते हैं, यही संस्कृत में भी होते हैं, लेकिन इसके साथ 2 और होगा। एक होगा मित्रों जिह्वामूली, जिह्वामूली में कखाभ्यम प्रागर्ध विसर्गोष विसर्ग सदृशो जिह्वामूली, ये इसका सूत्र होता है। उसके बाद दूसरा अगला वाला चौथा है उपधमानीय। उपधमानी में
प फ होते हैं। इसको देखेंगे अगर ये लिखा जाएगा कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवमूली, ये आपके होते हैं कखाभ्यम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवमूली, ये इसका सूत्र होता है। अगला वाला जो उपधमानी का होगा इसी से ऐसे होगा पफाभ्यम पफाभ्यम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो उपधमानी। ये जो आपसे होंगे ध्यान देना है मित्रों, जीवा मूली को क ख आएंगे उनके अंतर्गत और प फ अगर कहीं मिलेंगे तो वो उपधमानी होंगे, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे कखाभ्यम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवा मूली और उपधमानी को आप पढ़ेंगे पफाभ्यम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो उपधमानी। तो इसको ध्यान देना है, ये अयोग वाह होता है। क्या होता है मित्रों? अयोग वाह होता है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं। हमने चारों प्रकार के आपके व्यंजन वर्ग की बात कर दिया है। अगला जो आपकी अगली पॉइंट होगी, अगली पॉइंट मित्रों आपको ध्यान देना है। आगे आपको लेके चल रहे हैं हम प्रयत्न पर लेके चल रहे हैं। अगली पॉइंट जो होगी वो प्रयत्न की। किसकी होगी? प्रयत्न। मित्रों प्रयत्न किससे कहते हैं इसको देखना, संस्कृत में प्रयत्न क्या होते हैं, प्रयत्न किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ड को उच्चारण करने की चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी वर्ड को उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है वही क्या कहलाती है? प्रयत्न कहलाती है। तो वर्ड को उच्चारण करने की चेष्टा ही प्रयत्न कहलाती है। और जो आपके अंदर चेष्टा होती है वो दो प्रकार से होती है, एक अभ्यंतर होती है और एक बाह्य होती है, दो प्रकार की। तो पहला क्या होता है? अभ्यंतर होता है। क्या होता है मित्रों? अभ्यंतर होता है। ये अभ्यंतर जो होता है यह पहला प्रयत्न होगा, और दूसरा प्रयत्न जो होगा आप इसे क्या कहेंगे? बाह्य प्रयत्न। क्या कहेंगे? बाह्य प्रयत्न। एक अभ्यंतर प्रयत्न होगा और एक बाह्य। अगर इनकी संख्या की बात किया जाए तो संख्या में यह 5 होते हैं और यह संख्या में 11 होते हैं। कितने होते हैं? यह 5 होंगे और यह 11 होंगे। तो एक एक को करके हमको देखना। पहले हम अभ्यंतर की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? बाह्य की बात करेंगे। तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार को हम देखते हैं। इसमें कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस प्रयत्न के अंतर्गत आएगा, तो अभ्यंतर क्या आएगा? बाह्य आएगा। तो आपको अभी हम बताएंगे वो अभ्यंतर होगा कि बाह्य। तो वर्णों को उच्चारण करने की चेष्टा क्या कहलाती है? प्रयत्न कहलाती है। प्रयत्न में पहले के हम अभ्यंतर की। चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। अब आप अभ्यंतर को लिखना है। किसको लिखना है मित्रों? अभ्यंतर। अभ्यंतर ये पहला प्रकार होगा। अच्छा, इसमें जो पहला होगा, पहला जो होगा वो अस्पृष्ट होगा। क्या होगा मित्रों? अस्पृष्ट। पहला क्या होगा? अस्पृष्ट होगा। दूसरा क्या होगा? ईसत अस्पृष्ट होगा। क्या होगा मित्रों? ईसत अस्पृष्ट होगा। तीसरा क्या होगा? विवृत होगा। क्या होगा? विवृत होगा। चौथा क्या होगा? ईशत विवृत होगा। क्या होगा मित्रों? ईशत विवृत। लेकिन पांचवा जो होगा वो आपका होगा समृत। ये आपके 5 प्रकार के। कभी कभी आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइएगा विवृत वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, ईशत विवृत के अंतर्गत कौन होते हैं, समृत के अंतर्गत कौन होते हैं। इन्हीं को आपको ध्यान देना है, इन्हीं चीजों को आपको ध्यान देना है। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं, अस्पृष्ट व्यंजन को देखते हैं। अस्पृष्ट किसके अंतर्गत आते हैं? तो बेटा ध्यान दीजिए, जो काद्यो मावसाना स्पर्श व्यंजनम था
जिसके अंतर्गत अस्पर्श व्यंजन आते थे और उनकी संख्या हमने आपको 25 बताया था। यही अस्पर्श व्यंजन जो है, अस्पर्श व्यंजन यही 25 होते हैं। मतलब अस्पृष्ट की अगर संख्या आपसे पूछे तो ये 25 होते हैं। और यह कहां से लेकर के, उ वर्ग से लेकर के उ वर्ग तक, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये जो होते हैं 25, इन्हें को अस्पृष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? अस्पृष्ट कहा जाता है। चलिए दूसरे की चर्चा करते हैं, ईसत अस्पृष्ट की चर्चा करते हैं। ईसत अस्पृष्ट क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, हमने आपको एक चीज बताई, यड़ो अंतस्था। यड़ो अंतस्था हमने आपको बताया है कि जो यड़ो अंतस्था है या यड़ वाले होते हैं, कौन वाले होते हैं मित्रों? यड़ वाले होते हैं। इसका मतलब य, व, र और ल, जिनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। हिंदी में य व को अर्धस्वर कहते हैं, र को लुंठित या प्रकंपित और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जबकि इसमें ये चारों को ही आप अर्धस्वर के अंतर्गत रखते हैं। तो यड़ो अंतस्थ, इसका मतलब यड़ के अंतर्गत जितने भी वर्ड होंगे सबके सब इसको क्या कहेंगे? ईसत अस्पृष्ट कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? ईसत अस्पृष्ट कहेंगे। आगे चलते हैं, विपरीत की बातें करते हैं। विपरीत के कौन कौन से होते हैं? विपरीत को ध्यान देना है कि विपरीत को ध्यान देना है।